इस थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। पहले दो पार्ट में हमने डिस्कस किया वर्क का डेफिनेशन, नॉर्मल लाइफ में वर्क की डेफिनेशन क्या होती है और साइंस में वर्क का डेफिनेशन क्या होता है। फिर हमने डिस्कस किया कि जो पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है और जीरो वर्क है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है, किन किन बातों पे ये डिपेंड करता है कि वर्क का पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा और जीरो होगा। इन द सेकेंड पार्ट वी टॉक्ड अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सेकेंड पार्ट में भी हमने बात किया था कि जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते हैं। एनर्जी कैन ओनली बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इसी को अब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि किस तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होता है और किस तरह से एनर्जी कंजर्व होती है। तो इस एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं कि सपोज़ कि ये अर्थ का सरफेस है और सपोज़ कि एक 10 मीटर हाइट पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था जिसका मास 10 kg है। तो हाइट है वो 10 मीटर का है और जी हम यहाँ पे लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। मास है 10, g इज़ 10, h इज़ 10, तो 1000 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगा। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो कितना है, 1000 जूल है। सपोज करो कि अब हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं और जहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो हाइट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो जब हाइट डिक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। सपोज करो कि हम बीच में है बिल्कुल 5 मीटर पर, तो इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, मास इज़ 10, जी इज़ 10 एंड हाइट अभी है 5। तो 10 इंटू 10 इज़ 100, 100 एंड 5 इज़ 100 मल्टीप्लाई 5 इज़ 500 जूल। तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 500 जूल है और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। इट मीन्स कि 500 जूल तो क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और इनिशियली यहाँ पे अगर बात करें हम तो पोटेंशियल एनर्जी था 1000 जूल। इट मीन्स कि जो रिमेनिंग 500 जूल है वो किस में चेंज हो चुका है, वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुका है। और यहाँ पे इन दोनों को जोड़े 500 प्लस 500, 500 प्लस 500 वो कितना आएगा, 1000 जूल। इट मीन्स एनर्जी यहाँ भी 1000 जूल थी, यहाँ भी एनर्जी जो है 1000 जूल है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कांस्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी 1000 जूल था और पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी यहाँ भी कितना है, 1000 जूल है। बस जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर हम बात करें जब ये जस्ट ग्राउंड को हीट करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा और वो कितना होगा, 1000 जूल होगा। और जो पोटेंशियल एनर्जी है जब ग्राउंड को इसने हिट किया तो पोटेंशियल एनर्जी पूरी तरह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि जब इसमें अब हाइट ही नहीं बचा, इसमें क्या नहीं बचा, हाइट ही नहीं बचा। mgh की बात करें, mgh, m तो 10 है, g इज़ 10, लेकिन हाइट ग्राउंड पे है तो कोई हाइट ही नहीं है, हाइट इज जीरो। तो अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो गया, जीरो हो गया। और पूरी तरह से जो पोटेंशियल एनर्जी 1000 जूल था वो किस में चेंज हो गया, 1000 जूल किस में चेंज हो गया, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया। मतलब जब ये मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और काइनेटिक एनर्जी क्या है, मिनिमम है। लेकिन जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है और धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब होगा जब ये जस्ट ऑब्जेक्ट ग्राउंड को क्या करेगा, हिट करेगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है। जब ग्राउंड को इसने हिट किया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, जीरो, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर में वो है पावर। पावर 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 तो सबको पसंद है ना। किस में ज़्यादा पावर है, मंत्री जी में या फिर आईएएस में? तो बात करते हैं पावर की। पावर की बात ऐसे करते हैं कि सपोज करो कि एक वर्क है। क्या है, वर्क है। एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। सेम वर्क को दोनों कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है 5 मिनट में उस वर्क को कर रहा है, एक जो स्टूडेंट है 2 मिनट में उस वर्क को कर रहा है। तो बताओ किसकी पावर ज़्यादा है, इसकी या इसकी? डेफिनेटली इस 2 मिनट वाले की, क्योंकि इसने वर्क को जल्दी क्या किया, ख़त्म कर दिया। जल्दी वर्क को ख़त्म कर रहा है, इट मीन्स पावर ज़्यादा है। तो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क जितना एनर्जी होगा उतना वर्क होगा, और पावर मतलब एनर्जी का कंजप्शन कौन ज़्यादा करेगा, उसमें पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। एनर्जी कंज्यूम ज़्यादा होगा, इट मीन्स कि वर्क जल्दी होगा, पावर क्या होगा, ज़्यादा। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, और पावर का जो फॉर्मूला है रेट ऑफ डूइंग वर्क मीन्स वर्क अपॉन टाइम। वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, और टाइम का क्या होता है, सेकेंड। जूल पर सेकेंड। और इसको एक नाम दिया गया, क्या दिया गया, वॉट। तो जो पावर की यूनिट है वो क्या है, वॉट है। वॉट से बड़ा किलोवाट। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1 वॉट को डिफाइन करो। तो 1 वॉट कब होगा, जब 1 जूल एनर्जी कितने सेकेंड में, 1 सेकेंड में कंज्यूम हो जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, 1 वॉट। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं। अ बॉय ऑफ मास 50 kg रन्स अप अ स्टेयरकेस, इट मीन्स एम इज गिवन, एम इज 50 kg। फिर दे रखा है कि अब वो सीढ़ी पे चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, और सीढ़ी में टोटल 45 स्टेप्स है, और जिसको वो 9 सेकेंड में चढ़ लेता है। तो 9 सेकेंड में चल रहा है, मीन्स टाइम कितना है, 9 सेकेंड। और एक स्टेप का जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है। तो जो टोटल डिस्टेंस एस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 45 स्टेप्स है, और टोटल जो लेंथ निकालेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक स्टेप का जो हाइट है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है। तो याद रखिएगा कि ये जो निकलेगा सेंटीमीटर में निकलेगा, इसे हमें मीटर में क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो 15 5 जा 75 एंड 7 15 4 जा 60 एंड 7 67, ये सेंटीमीटर में आएगा, और इसको चेंज करेंगे मीटर में, डेट इज 6.75 मीटर। तो हमारे पास m है, t है, s है, g हमें पता है। g क्या होता है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस केस में लेते हैं। तो हमें पता है पावर 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 वर्क अपॉन टाइम, और इसमें हाइट दिया हुआ है, इट मीन्स जो वर्क होगा वो mgh हो जाएगा। तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ mgh, और टाइम हमारा दे ही रखा है, निकालते हैं। m की वैल्यू पुट करते हैं 50, g की वैल्यू पुट करते हैं 10, और h की वैल्यू पुट करते हैं 6.75, और t की वैल्यू पुट करते हैं डेट इज़ 9। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 50 इंटू 100, 50 इंटू 100 हो जाएगा 500। इसको कट करके देखते हैं अगर कट हो सकता है तो। 9 7 जा 63 एंड 4 5 9 5 जा तो 0.75। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 7 जा 35, 35 और 2 37, आ गया 375 वॉट। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का यूनिट तो जूल होता है, लेकिन कॉमर्शियल यूनिट की अगर बात करें तो हम जूल का यूज़ ना करके यूज़ करते हैं किलोवाट आवर का। किलोवाट आवर कि 1 आवर में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है
उसकी बात करते हैं, क्योंकि जूल जो है बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो अगर जूल में अगर हम एनर्जी को रखेंगे कमर्शियली तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा यूनिट आएगा न्यूमेरिकली, तो इसलिए हमने इसको यूज़ किया है किलोवाट आवर को। किलोवाट आवर की बात करें तो 1 किलोवाट में होता है 1000 जूल, और 1 आवर में कितना होता है, कितना सेकंड होता है, 3600। तो अगर हम इसको चेंज करें कितना आ जाएगा, 3600 और उस पर से 3 जीरो, इतना जूल। तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 10 टू द पावर 6 जूल। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल होता है। अगर तो जूल में यूज़ करते तो देखो इतनी बड़ी यूनिट आते, लोग तो घबरा जाते, अरे इतना यूज हो गया, इसीलिए इसको थोड़ा छोटा कर दिया गया 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पे ये चैप्टर फिनिश हो जाता है, लेकिन इसका एक और वीडियो हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम 10 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल करना बहुत ज़रूरी होता है, अगर न्यूमेरिकल्स नहीं करोगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं ये पता नहीं चलेगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलता है। जैसे ही आप अभी 9th में हो, 10th में जाओगे और ज़्यादा न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, 11th में जाओगे न्यूमेरिकल भर जाएगा एकदम। तो बी रेडी फॉर डैट, जितना हो सके अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, थ्योरी को थोड़ा देखो कॉन्सेप्चुअल, और फिर उस पर न्यूमेरिकल करो, 1 करो 2 करो 5 करो 10 करो। डिफरेंट सोर्सेस अगर आपके पास अवेलेबल है तो उससे न्यूमेरिकल करो, फिर उसके बाद देखो कि कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। क्योंकि 9th क्लास में जो पढ़ रहे हो आप, वो आपको 11th में फिर से पढ़ना है, लेकिन जो सिलेबस है वो बढ़ जाएगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, तो उसके लिए रेडी रहना है अभी से। तो कीप वर्किंग हार्ड एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।